Good morning, students. Now let's finish chapter number 19. 19 का छोटा सा हमारा last का part रह गया है. So let's finish off that portion also so that ये chapter हमारा complete हो जाएगा. And after winter vacation, we will be starting with the remaining chapters. तो यहाँ पे जो हमें discuss करना है, that is with respect to the mechanism कि कौन कौन से mechanism जो हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ किडनी फंक्शंस को. तो इसमें सबसे पहला जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है, टॉपिक की सीक्वेंस यहाँ पे पीपीटी में थोड़ा इज़ नॉट एज पर एनसीईआरटी, बट हमारा यही वाला टॉपिक अब आएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. तो इसमें सबसे पहले जो इन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ अबाउट अ हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एडीएच. ठीक है. अभी हम जब चैप्टर 22 लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक हार्मोन का नेम स्टडी करेंगे विच इज़ कॉल्ड एडीएच और वेसोप्रेसिन. अब ये वाला जो हार्मोन होता है एडीएच या वेसोप्रेसिन, दिस इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द ब्रेन. बट ये ऐसे नहीं कि कभी भी सिक्रीट होता है, ये एक स्पेशल कंडीशन में सिक्रीट होता है व्हेन द बॉडी इज फेसिंग वाटर शॉर्टेज. जब हमारी बॉडी में वाटर शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ यूरिन, बॉडी इज हैविंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, और इट हैज़ जो 70% है उससे कम होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर वाटर का परसेंटेज, then this part of the brain will be activated and it will secrete ADH और vasopressin. तो ADH और vasopressin जो है वो secrete हो जाएगा from the पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो ये सब हम चैप्टर 22 में पढ़ेंगे. देयर यू विल सी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका एडीएच या वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है उसको सिक्रीट कर रहा है. एंड दिस एडीएच और वेसोप्रेसिन हार्मोन विल गो एंड एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट हमने पढ़ा था ना, नेफ्रॉन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जाके उसके ऊपर एक्ट करेगा. और ये जो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स हैं उसको ज़्यादा, उसकी जो वॉल्स होती हैं उसको ज़्यादा परमिएबल या सॉफ्ट कर देता है सो दैट इट कैन इंक्रीज और इट कैन एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर. कलेक्टिंग डक्ट वैसे भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, बट जब उसके ऊपर एडीएच हार्मोन आके एक्ट हो जाएगा तो जितना वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था उसका ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाटर इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग. तो जब एडीएच की वॉल्स के थ्रू ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियस है कि जो हमारा बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज हो गई थी वो वाटर की शॉर्टेज कंपनसेट हो जाएगी. जब भी हमारी बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज होती है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी अफेक्ट होता है, बिकॉज हमें पता है हमारा ब्लड का जो 90% पार्ट होता है प्लाज्मा, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर. तो अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर शॉर्टेज हो रही है तो हमारी ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी अफेक्ट हो जाएगी. एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड की वॉल्यूम होती है वो 5 लीटर है. तो अगर आपकी बॉडी में वाटर शॉर्टेज हो रही है एंड जितना होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली ब्लड की वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. तो जब ये एडीएच वाला हार्मोन एक्ट करेगा तो ये हमारी ब्लड की वॉल्यूम को भी मेंटेन कर देगा, हमारी बॉडी में जो वाटर शॉर्टेज है उसको भी ये पूरा कंपनसेट कर देता है. उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो इन्होंने मेंशन किया है सिस्टम, दैट इज़ अबाउट द रास सिस्टम. ये आप अपनी बुक में इसी टाइप से लिखना. एक हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्ट करता है जिसमें कि ये 3 चीज़ें काम करती हैं. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रेनिन, ए स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन, ओके. देन दिस ए स्टैंड्स फॉर एल्डोस्टेरोन. ये पूरा अपनी बुक में ये पूरा रास सिस्टम और उसकी फुल फॉर्म जो है वो आप लिख लेना. देन एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम. तो 3 चीज़ें काम करती हैं. पहले रेनिन आएगा, फिर एंजियोटेंसिन आएगा, फिर एल्डोस्टेरोन आएगा. इनका ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल रेगुलेट द जीएफआर वैल्यू इन आवर सिस्टम. जीएफआर मैंने आपको बताया था ना कि जो किडनी का बोमेंस कैप्सूल है उसमें किस रेट से जो हमारा प्लाज्मा कैरिंग द वेस्ट आयन से वो फिल्टर होता है, जिस रेट पे वो फिल्टर होता है दैट इज कॉल्ड जीएफआर वैल्यू. एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन है उसकी किडनीज एकदम हेल्दी हैं सो दिस वैल्यू नीड्स टू बी 125 पर मिनट. ठीक है, ml/मिनट. लेकिन अगर किसी रीज़न से जीएफआर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो चल रहा है या बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, जैसे भी हमने ऊपर वाले केस में देखा है एडीएच के केस में. तो अगर किसी भी रीज़न से हमारी बॉडी में जीएफआर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, उस केस में ये जो हमारा एक बॉडी का नेफ्रॉन का पार्ट है जिसको कि हम कहते हैं
JGA, दैट स्टैंड्स फॉर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, वो एक्टिवेट हो जाता है. एक्चुअली देखो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता कहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे. ये है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल. आई होप यू रिमेंबर कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर एफरेंट ईफरेंट दोनों पार्ट होते हैं. तो जहाँ पे ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, कुछ एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल बिल्कुल हल्का सा, जो हमारा डीसीटी होता है, डीसीटी आई होप यू रिमेंबर, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसको टच करेगा. वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर से इन्होंने बनाई हुई है. तो ये एरिया जहाँ पे कि डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं विच आर एक्टिंग लाइक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. इनका काम होता है दैट दे आर वर्किंग एज अ सेंसर. दे आर कंटिन्यूसली चेकिंग कि जीएफआर रेट नॉर्मल है कि बिलो नॉर्मल है. जैसे ही जीएफआर का जो रेट है वो बिलो नॉर्मल ड्रॉप होगा, तो ये जो हमारा जेजीए या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस वाली सेल्स हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग लाइक सेंसर्स, दे विल गेट एक्टिवेटेड. दे विल सेंड अ सिग्नल टू द बॉडी कि हमारा जीएफआर वैल्यू डिक्रीज हो गया, प्लीज डू समथिंग. उस केस में फिर ये जो हमारी ग्रीन कलर की जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, दे विल सिक्रीट अ मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड रेनिन. ठीक है. अब ये जो रेनिन होगा ये क्या करेगा, हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव स्टेट. जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो अपनी इनएक्टिव स्टेट पेप्सिनोजन में रिलीज होता है. सिमिलरली हमारे ब्लड में भी एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, जिसको कि हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन. तो ये जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है, इसको ये उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा. एंजियोटेंसिन 1 में एक्चुअली 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं. उसके बाद ये इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसमें कि 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं. मतलब कि ये इसको इसकी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. तो कुछ जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको ये रिमूव कर देता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा कि पहले 10 अमाइनो एसिड्स बने फिर 8 बने, ये वाला उसकी एक्टिव फॉर्म है, जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन वाला हमारा कंसेप्ट है. तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा 2 बनेगा सॉरी, दिस विल गो एंड एक्ट ऑन द एड्रीनल ग्लैंड्स. जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उसको एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है. आई होप यू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स की किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए हम इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं. किडनी के ऊपर इसीलिए सिचुएटेड हैं क्योंकि इनको किडनी की ही वर्किंग को रेगुलेट करने में हेल्प करना होता है, इसीलिए नेचर ने इनको किडनी के जस्ट ऊपर ही पोजिशन किया है सो दैट ये आपस में अपनी वर्किंग को कोऑर्डिनेट कर सकें. तो जो एंजियोटेंसिन 2 बना है वो जाके जो किडनी के ऊपर ये वाला ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, उसको एक्टिवेट करेगा. एंड नाउ दिस एड्रीनल ग्लैंड विल सिक्रीट द हार्मोन एल्डोस्टेरोन. ठीक है. किडनी ने हार्मोन सिक्रीट किया एल्डोस्टेरोन, ये भी हम चैप्टर 22 में इसका फंक्शन बहुत अच्छे से करेंगे कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मिनरल्स के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. तो जो भी हमारे नेफ्रॉन के अंदर सोडियम अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, उसका ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. एंड वी नो सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. जैसे ही मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी थोड़ा सा, जो हमारी नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा हाईली एलिवेटेड हो जाएगा. एंड दिस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल मेक श्योर कि जो हमारा ब्लड कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे पूल आउट होता है बोमेंस कैप्सूल में, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बोमेंस कैप्सूल पे, तो जीएफआर की वैल्यू जो हमारी कम हो गई थी वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई जब जीएफआर कम होगा तो ये पूरा रास सिस्टम, ये पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा सो एज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जीएफआर. सबसे पहले रेनिन सिक्रीट करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, फिर एंजियोटेंसिन 1 और 2 बनेंगे. एंजियोटेंसिन 2 जो बनता है वो एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं रास सिस्टम. तो जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा सो दिस विल मेक श्योर दैट जीएफआर वैल्यू विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल. उसके बाद लेकिन देखो अगर इसी तरीके से ये रास सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता रहा तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सोडियम आयंस, दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हार्ट. ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो हार्ट को भी डैमेज कर सकता है. तो जो रास सिस्टम है उसको चेक करने के लिए एक और हार्मोन हमारा बॉडी में सिक्रीट होता है विच इज़ कॉल्ड एएनएफ हार्मोन. अब ये जो एएनएफ हार्मोन है इसका जो वर्किंग एरिया है इट इज़ लिमिटेड टू दी हार्ट.
ये हार्ट की मसल्स के ऊपर जाता है, हार्ट को पूरा रिलैक्स करता है सो दैट उसके ऊपर जो भी इंक्रीज ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट है वो ना पड़े एंड द हार्ट रिमेन सेफ। तो ये जो एएनएफ हार्मोन है इसकी फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। नाट्रियूरेटिक का मतलब होता है कि जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनको अच्छे से रिलैक्स कर देता है, उनका वैसोडाइलेशन कर देता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं हार्ट के अंदर उनका डायमीटर इंक्रीज कर देगा। इट विल मेक श्योर दैट द वेसल्स आर प्रेजेंट इन अ रिलैक्स स्टेट, ताकि जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसका हार्ट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। सो 3 सिस्टम्स हमारे काम करते हैं किडनी रेगुलेशन के फंक्शन में। नाउ लेट्स रिकैपिचुलेट देम। तो सबसे पहला जो है वो हमारा एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन है। ये अभी आप एक बार रीड कर लो, ये चैप्टर 22 में दोबारा फिर हमें करना है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो सेकंड सिस्टम किडनी फंक्शन में वर्क कर रहा है दैट इज़ द रास सिस्टम। एंड लास्ट वाला जो है वो हमारा एएनएफ हार्मोन है विच इज़ रिलैक्सिंग द हार्ट। सो 3 सच सिस्टम्स आर हेल्पिंग इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक मेंशन है दैट इज़ अबाउट मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब है कि वॉट एवर यूरिन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द यूरिनरी सिस्टम it needs to be expelled outside। and we know कि हमारा जो excretory system है उसमें two major parts are there। one is the urinary bladder, one is the urethra। so whenever urine will be collected in the urinary bladder, the walls of the urinary bladder will stretch because ये highly muscular structure है। and once the urinary bladder is filled with the urine, तो जो urinary bladder की muscles हैं, स्मूथ मसल्स हैं, 3 टाइप की मसल्स हमने चैप्टर 7 में पढ़ी थी। वी हैव कार्डियक मसल, वी हैव स्मूथ मसल, वी हैव स्ट्राइटेड मसल। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, नाउ दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी यूरिनरी ब्लैडर की, ऑब्वियसली उसका साइज डिक्रीज होगा, तो जो भी उसके अंदर लिक्विड है, यूरिन है, इट विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, इट विल ट्राई टू एग्जिट। और ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट होता है यूरेथ्रा, नाउ मसल्स ऑफ दिस पोर्शन विल रिलैक्स so that the urine can be expelled from the body। now coming to the characteristics of urine, तो यूरिन का आउटपुट हमें पता है 1 से लेके 1.5 लीटर्स होता है पर डे। यूरिन जो है इट इज़ मेनली हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ यूरिया। सो अगर हम पर डे का कैलकुलेट करें कि कितना यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, दैट इज़ 25 to 30 ग्राम्स विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। अगर ये यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर यूरिया जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है उसका क्यूमुलेशन इंक्रीज ऑन होता जाएगा। देन वी नो कि यूरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिया द यूरिन विल बी स्लाइटली एसिडिक, तो उसका जो पीएच होता है वो अराउंड 6 है। देन वी नो कि यूरिन टेस्टिंग भी की जाती है फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिसऑर्डर, स्पेशली अगर किसी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट हो रहा है। ग्लाइकोसोयूरिया मीन्स कि यूरिन में ग्लूकोज हैज़ बीन डिटेक्टेड, या यूरिन में कीटोन बॉडीज डिटेक्ट हो रही हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कीटोन बॉडीज का फॉर्मूला भी आपने लर्न किया होगा। तो जो भी अगर यूरिन है, किसी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज अगर डिटेक्ट होती हैं, इसका मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस मतलब जो शुगर वाली डिजीज होती है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में शुगर डिजीज भी कहते हैं। ये उसका साइन और सिम्टम्स होता है कि अगर कोई पर्सन शुगर से सफ़र कर रहा है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, देन द ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज विल बी डिटेक्टेड इन द यूरिन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टर्म है, ये हम चैप्टर के बिगनिंग में कर चुके थे कि लंग्स है, लिवर है, स्किन है, सलाइवा है, ये भी सारे हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसर्न विद द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे कि लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, लिवर जो है वो बहुत सारे हार्मफुल जो सब्सटेंसेज हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है। देन स्किन भी बहुत सारे एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स हैं, लैक्टिक एसिड है, उसको रिमूव करता है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, बी इट स्किन, बी इट लिवर, बी इट लंग्स, बी इट सलाइवा, they are helping in some form of excretion। Then we have to discuss the last part of the chapter। छोटा सा है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी डिजीजेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट ही जो उन्होंने डिजीज़ मेंशन की है दैट इज़ यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें यूरिया का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन का चेक करेंगे कि ब्लड के अंदर कितना यूरिया है, तो इसकी जो रेंज होती है वो आपकी 5 से लेके
इट्स फ्रॉम 5 to 20 mg पर डेसी लीटर ऑफ ब्लड, ये हमारी रेंज होती है। अगर हमने यूनिट डिफरेंट यूज़ की है, लेट्स से कि mg की जगह दूसरी की है, तो कई जगह आपको दूसरा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाली यूनिट यूज़ करके mg पर डेसी लीटर के हिसाब से देख रहे हैं, तो 5 से लेके 20 रेंज होती है यूरिया की किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। कई बार आपको मिली मोल्स में भी मिलेगा। जैसे कई अगर आपने किसी भी फैमिली मेम्बर ने या आपके किसी फ्रेंड ने या आपने खुद ने कभी यूरिया टेस्टिंग कराई हो, यूरिन टेस्टिंग कराई होगी, तो उसमें यूरिया की रेंज मेंशन होती है। यू कैन शेयर द रिपोर्ट ऑन द ग्रुप ऑल्सो। तो आप उसमें देखना एक रेंज मेंशन होगी कि दिस इज़ द नॉर्मल रेंज एक्सपेक्टेड। अगर किसी पर्सन के ब्लड में उस रेंज से ज़्यादा यूरिया प्रेजेंट है, जैसे 5 से 20 मिलीग्राम पर डेसी लीटर ऑफ ब्लड है, और किसी पर्सन के ब्लड में हमें दिखाई दे रहा है कि 100 जा रहा है ब्लड का यूरिया लेवल, इसका मतलब उस पर्सन की जो किडनीज हैं नाउ दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। ब्लड यूरिया का जो लेवल है जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज हो जाता है, सो दिस क्लियरली शोज दैट किडनीज आर नॉट वर्किंग इन अ हेल्दी मैनर, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ किडनी फेलियर। और ये जो डिजीज़ होती है इसको हम कहते हैं, वी कैन से इट एज यूरीमिया। तो किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है इन्फेक्शन। जैसे मान लो अगर किसी को किडनी में इन्फेक्शन हो गया और वो टाइमली डिटेक्ट ही नहीं हुआ एंड उसको हमने क्योर ही नहीं किया, तो वो धीरे धीरे किडनीज को डैमेज कर सकता है। किडनी डैमेज है किडनी फेलियर का, जिसको कि हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। फर्स्ट रीज़न कैन बी इन्फेक्शन, देन सेकेंड कुड बी एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे बहुत सारे पेन किलर्स होते हैं, ब्रूफिन वगैरह आती हैं। ब्रूफिन पहले बहुत चलती थी, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। ऐसे बड़े बड़े पिंक कलर के टैबलेट्स आते थे जो कि पेन किलर्स हैं। अगर किसी को कहीं भी बॉडी के पार्ट में पेन है तो आप ब्रूफिन ले सकते हो। लेकिन जितने भी पेन किलर्स होते हैं ये विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एक्सेसिव अमाउंट में कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे किडनीज को डैमेज करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को ऐसी हैबिट है कि ज़रा भी हेडेक हुआ या ज़रा भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है और उसने कोई पेन किलर ले लिया, तो ऑब्वियसली 10 ईयर्स के अंदर, अगर आप ये हैबिट बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो 10-15 ईयर्स में वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है। सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन डैमेज द किडनीज। उसके बाद इसमें जो मेन होता है कि अगर किसी को उस पर्टिकुलर पार्ट में इंजरी हो गई, कि कभी आपको कोई चोट लग गई है, इंटरनल इंजरी है जो किडनीज तक थी और आपको पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे किडनी में स्वेलिंग एंड अदर रीजंस आर देयर, तो उससे भी किडनी जो है वो डैमेज होती है। तो बेसिक रीज़न यही होते हैं कि कई बार इन्फेक्शन है विच कैन डैमेज द किडनी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इंजरी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खा रहे हो। मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन कैन डैमेज द किडनी। तो अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑयली और सॉल्टी फूड आइटम खाने का शौकीन है, और एक्सरसाइज भी आप नहीं कर रहे हो, और आप पानी भी जितना आपको पीना चाहिए, नॉट ड्रिंकिंग दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट कैन ऑल्सो डैमेज द किडनी। सो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इंजरी है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। अब जब किसी पर्सन का किडनी फेलियर हो जाता है तो वी नो वी गो फॉर डायलिसिस। अब ये जो डायलिसिस प्रोसीजर है ये भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है और इसमें मनी भी बहुत स्पेंड होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से एरिया में करा रहे हो। जैसे आप दिल्ली में भी किस हॉस्पिटल से करा रहे हो, इसकी जो वन टाइम कॉस्ट होती है वो 5,000 से 10,000 होती है, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कंसल्ट कर रहे हो। और कम से कम भी ये आपको मंथ में 3 टाइम्स कराना पड़ता है अगर किसी की दोनों किडनीज डैमेज हो गई। एक किडनी डैमेज हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी किडनी थोड़ा मैनेज कर लेती है, हालांकि उतना एफिशिएंट नहीं है बट मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की दोनों किडनीज डैमेज हो गई या फेल हो गई, उस केस में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं टू गो फॉर डायलिसिस। एंड वी नो डायलिसिस में क्या होता है, इस टाइप से एक वेन के थ्रू जो भी ब्लड होता है वो एक मशीन में भेजा जाता है विच इज़ कॉल्ड डायलिसिंग मशीन। तो ये जो डायलिसिंग मशीन है इसके अंदर पूरा ऐसे ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, इन ट्यूब्स के अंदर हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करेगा। और इस डायलिसिंग मशीन में एक लिक्विड है, फ्लूइड प्रेजेंट है जिसमें यूरिया एब्सेंट है। हमें पता है कि अगर जो ट्यूब्स है उसके आसपास का जो फ्लूइड है अगर उसमें यूरिया एब्सेंट है और हम पेशेंट का ब्लड ऐसे ट्यूब्स में रन कर रहे हैं डायलिसिंग मशीन में, एंड वी नो इस पेशेंट की किडनीज काम ही नहीं कर रही, तो ब्लड में यूरिया का अमाउंट बहुत हाई होगा। तो जो यूरिया है वो आपका ब्लड से, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये जस्ट लाइक ब्लड वेसल्स परमिएबल हैं, तो यूरिया विल मूव आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द फ्लूइड प्रेजेंट इन द मशीन। यानी कि जब आपका ब्लड
इन ट्यूब्स के थ्रू डायलिसिंग मशीन में पास ऑन करेगा, तो जितना भी उसके अंदर एक्स्ट्रा यूरिया प्रेजेंट था वो सारा इस जो मशीन के अंदर लिक्विड है उसके अंदर चला जाएगा, यानी आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा, उसका जितना भी एक्स्ट्रा यूरिया था दैट विल बी रिमूव्ड। उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली ब्लड को 37 डिग्री तक हीट ऑन करती है, मतलब बॉडी टेम्परेचर जो होगा उस तक पूरा हीट करेगी, और फिर से इस प्योर ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। अगर हम इसको करवाना चाहें तो पेनफुल भी बहुत है कि आपको सिरिंज लगवानी पड़ेगी, मनी बहुत एक्सपेंड हो रहा है, और कम से कम भी 3 to 4 आवर्स लगते हैं फॉर वन डायलिसिस सेंटर, कई बार ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपॉइंटमेंट लोगे, अपने टर्न का वेट करोगे, सो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर भी है, मनी वेस्टेज भी होती है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन कि हम यही मोस्टली केसेस में यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डायलिसिस। अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल है इस कंडीशन के लिए, सो वो हमारा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, बट वो भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। ये हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो डोनर नहीं मिलता, कोई भी पर्सन विलिंग नहीं है ऐसे अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए। अगर हम डेड बॉडीज़ वगैरह से निकाल भी रहे हैं तो बहुत कम ऑर्गन्स हमें मिलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरा है कि हम किसी भी पर्सन की किडनी ऐसे नहीं कि कहीं से भी निकाली और किसी भी पर्सन को दे दी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पूरा ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करना पड़ता है, किडनी के ऊपर जितने डिफरेंट टाइप के शुगर्स हैं, एंटीजेंस हैं, वो सब मैच करना पड़ता है। अगर हम ये मैचिंग करके नहीं देंगे तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इस किडनी को रिजेक्ट कर देगा, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत हाई है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट अगर हम आज की डेट में बात करें तो मिनिमम 20 लाख रुपये लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, डोनर मिलना भी मुश्किल है, और अगर उसके बाद मिल भी जाए तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। देन वी हैव नेक्स्ट, इसमें जो मेंशन है डिसऑर्डर, दैट इज़ अ रीनल कैलकुलाई, जिसको कि हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं। जैसे आपने लेमन लैंग्वेज में सुना भी होगा, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है। तो दो टाइप के स्टोन्स बॉडी में बनते हैं, एक होते हैं ऑक्जेलेट टाइप के सॉल्ट, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट आउट होता जाएगा और उससे ऐसे सॉल्ट बन जाएंगे, आप देखो बिल्कुल सॉल्ट जैसा ही लग रहा है, बट ये किडनी या गॉल ब्लैडर के थ्रू निकाले गए हैं। ओके, उसके बाद कई ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन जाते हैं। स्टोन्स कुछ ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं। अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा घी या ऑयली फूड आइटम डाइट में ले रहा है, आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो कई बार कोलेस्ट्रॉल के भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन भी बैड है, क्योंकि वो स्टोन प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप के भी स्टोन्स बनते हैं। तो अगर किसी पर्सन की रिपोर्ट में ये आ रहा है कि उसको ऑक्जेलेट टाइप के स्टोन्स बन रहे हैं, तो ऐसे जो पेशेंट पर्सन है जिसको किडनी स्टोन बन रहा है, ऑक्जेलेट टाइप का स्पेसिफिकली बन रहा है, तो उसको ऑक्जेलिक एसिड वाले फूड आइटम्स कम खाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो अगर किसी भी पर्सन को किडनी स्टोन है, ऑक्जेलेट वाले किडनी स्टोन है, सो दैट पर्सन शुड कंज्यूम लेस फूड, जिसके मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ फूड शुड बी ईटन इन मिनिमम क्वांटिटी। तो स्पिनच होता है, जो पालक है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा है, बीट रूट है उसमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, सोयाबीन है उसमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा है, तो टमाटोज़ में ऑक्जेलिक एसिड बहुत होता है। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर उनको बोलता है पालक कम खाइए, टमाटर कम खाइए, बीटरूट कम खाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे फूड आइटम ज़्यादा खाते रहोगे, उनके अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है, वो स्टोन के साइज़ को और इंक्रीज कर देंगे। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन है तो डॉक्टर उसको ऑफकोर्स यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आप ऑयली फूड आइटम खाना कम करो, क्योंकि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल टाइप स्टोन है और वो फिर भी ऑयली डाइट ले रहा है, तो धीरे धीरे उसका भी जो स्टोन साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें कि किडनीज के जो ग्लोमेरुलाई हैं, ग्लोमेरुलाई मतलब ये जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनता है एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल से, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो कई बार अगर किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मतलब ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग हो जाती है, इन दैट केस यूरिन में ब्लड आना भी स्टार्ट हो सकता है, यूरिन के अंदर पस सेल्स आने भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये मेडिसिन के थ्रू बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है। वी कैन टेक सम मेडिसिन जो कि स्वेलिंग वगैरह को कंट्रोल करेंगे, और जितनी भी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी।
इसके बाद आप चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत इजी हैं, डायरेक्ट हैं. ट्राई टू डू देम इन योर नोटबुक सो दैट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.